नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। अपनों की खबर आप तक। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरें हुई और लोकसभा में आज पेश होगा वक्फ संशोधन विधेयक 2024। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार के लिए सरकार का बड़ा कदम। केंद्र सरकार 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश करने जा रही है। यह विधेयक पहली बार अगस्त 2023 में पेश हुआ था, लेकिन सर्वसम्मति से संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेज दिया गया। जेपीसी ने 6 महीने तक संशोधन प्रस्तावों पर विचार किया और 27 जनवरी को इसे संसद में पेश करने की अनुमति दी। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने भी विधेयक को मंजूरी दे दी। विधेयक के जरिए सरकार वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन कर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विवाद समाधान में सुधार लाना चाहती है। इसमें 40 से अधिक संशोधनों के साथ कई प्रावधानों को हटाने और महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव है। मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और अन्य धर्मों के लोगों को कमेटी का सदस्य बनने की अनुमति देने की बात भी शामिल है। विपक्षी दलों के विरोध के बाद सरकार ने इसे विस्तृत जांच के लिए जेपीसी को भेजने का फैसला किया। अमेरिका से व्यापारिक साझेदारों पर लगाए गए पारस्परिक टैरिफ। ट्रंप के नए टैरिफ फैसले से भारत समेत कई देश प्रभावित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से व्यापारिक साझेदारों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को पुष्टि की कि टैरिफ तुरंत प्रभावी होंगे, हालांकि उनका स्वरूप स्पष्ट नहीं किया गया। यूरोपीय संघ ने ट्रंप को चेताया कि उनके पास भी जवाबी कदम उठाने के उपाय हैं। ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी, हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत अपने टैरिफ में कटौती करेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भारत, यूरोपीय संघ, जापान और कनाडा पर अनुचित व्यापार प्रथाओं का आरोप लगाया। अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा 45.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है और अमेरिका भारत पर टैरिफ में कमी का दबाव बना रहा है। ट्रंप ने कहा कि 2 अप्रैल से लागू होने वाले टैरिफ बड़े बदलाव लाएंगे। 2030 तक यूपी बनेगा देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, योगी आदित्यनाथ। योगी सरकार का दावा, यूपी की अर्थव्यवस्था 27.5 लाख करोड़ पार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि 2030 तक यूपी देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, जिसकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर होगी। उन्होंने पिछली सरकारों पर विकास की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बताया कि यूपी की अर्थव्यवस्था 70 वर्षों में 12 से 12.5 लाख करोड़ रुपए थी, जो अब 27.5 लाख करोड़ रुपए पार कर चुकी है। योगी ने धर्म को स्वार्थ से ना जोड़ने की बात कही और कहा कि वह अपने संवैधानिक कर्तव्यों को सर्वोपरि मानते हैं। मुस्लिमों को योजनाओं में 35 से 40% लाभ मिलने की बात कहते हुए उन्होंने विशेष रियायतें देने से इनकार किया। सड़कों पर नमाज को अनुशासनहीनता बताते हुए हिंदुओं से सीखने की सलाह दी। वक्फ बोर्ड को लूट खसौट का अड्डा बताते हुए उन्होंने इसके कल्याण कार्यों पर सवाल उठाए। बुलडोजर मॉडल को उन्होंने त्वरित न्याय और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक बताया। चिली के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को बताया सबसे प्रभावशाली नेता। गैब्रियल बोरिक, वैश्विक शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता सराहनीय। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट ने भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की, उन्हें मौजूदा वैश्विक परिदृश्य का सबसे प्रभावशाली नेता बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप, वोलोदिमीर जेलेंस्की, यूरोपीय संघ, ब्रिक्स और ईरान समेत वैश्विक नेताओं से संवाद कर सकते हैं, जो अन्य किसी नेता के लिए संभव नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में बोरिक के सम्मान में भोज दिया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल उपस्थित रहा। बोरिक ने भारत में गर्मजोशी भरे स्वागत की प्रशंसा की और कहा कि 16 वर्षों में पहली बार चिली से कोई राष्ट्रपति भारत आया है। उन्होंने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई और कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उनकी यह यात्रा भारत चिली रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने पर केंद्रित रही। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी उनसे मुलाकात की। कैग रिपोर्ट में खुलासा, दिल्ली में वाहन प्रदूषण रोकथाम में लापरवाही, फिटनेस जांच में गड़बड़ी, 60% वाहनों को बिना उत्सर्जन जांच के मिला प्रमाण पत्र। कैग रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की वाहन प्रदूषण रोकथाम की गंभीरता पर सवाल उठे हैं। दावा था कि परिवहन विभाग पूरी तरह ऑनलाइन है, फिर भी वाहन फिटनेस जांच मैनुअल रही। राजधानी में प्रति वर्ष 4.1 लाख वाहनों की जांच की क्षमता के बावजूद केवल 12% ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्रों पर जांच हुई। 2018-2019 में 64% वाहन जांच के बाहर रहे, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2020 से 2021 में स्वचालित इकाइयों की क्षमता 167 वाहनों की थी, लेकिन औसत जांच मात्र 24 रही। 60% वाहनों को उत्सर्जन जांच के बिना ही प्रमाण पत्र मिला। पीयूसी जारी करने में भी अनियमितताएं रहीं। 22.14 लाख डीजल वाहनों में 24% की जांच रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, जबकि 4007 वाहन समय सीमा से अधिक प्रदूषण के बावजूद प्रमाण पत्र पा गए।
आपने भाजपा पर निशाना साधते हुए और E1 और ई बसों की उपलब्धि गिनाई तो कांग्रेस ने दोनों पार्टियों को भ्रष्टाचार छिपाने का आरोप लगाया और नई कैग रिपोर्ट की मांग की। गोल्फर अर्जुन भाटी को मिलेगा राष्ट्रीय यूथ अवार्ड। महज 20 साल की उम्र में अर्जुन भाटी ने रचा इतिहास। महज 20 साल की उम्र में गोल्फर अर्जुन भाटी ने खेल और समाज सेवा में ऐसी मिसाल कायम की कि भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय यूथ अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला किया। 3 बार के जूनियर विश्व गोल्फर चैंपियन अर्जुन अब तक 150 से अधिक ट्रॉफियां जीत चुके हैं। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने अपनी 102 ट्रॉफियां और विजेता जूते बेचकर 4.30 लाख रुपए जुटाए और प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दिए। पीएम मोदी ने उनकी सराहना भी की थी। अर्जुन ने 9 साल की उम्र में गोल्फ खेलना शुरू किया और अब ब्रिटिश ओपन की तैयारी में जुटे हैं। वह टाइगर वुड्स और विराट कोहली फाउंडेशन 2019 से उनकी मदद कर रहा है। अर्जुन का सपना भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना है और वह रोज खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय यूथ अवार्ड उन्हें और ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रेरणा देगा। गुजरात के बनासकांठा में विस्फोट से 21 की मौत, गोदाम मालिक गिरफ्तार। पटाखा गोदाम में धमाका, महिलाओं और बच्चों समेत 21 मजदूरों की गई जान। गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा कस्बे में मंगलवार सुबह एक गोदाम में विस्फोट से आग लग गई, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जो मध्य प्रदेश के हरदा और देवास जिलों के श्रमिक परिवारों से थे। हादसे के बाद गोदाम मालिक दीपक मोहनानी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक गोदाम में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया जा रहा था। धमाका इतना भीषण था कि श्रमिकों के शरीर के अंग 200 से 300 मीटर दूर तक जा गिरे। जिला प्रशासन ने 19 मृतकों की पहचान कर ली है, जबकि 2 की डीएनए जांच कराई जा रही है। दमकल कर्मियों और एसडीआरएफ ने राहत बचाव कार्य किया। गुजरात सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान। मूडीज G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत की आर्थिक वृद्धि दर नए वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5% रहने की उम्मीद है, जो विकसित और उभरते G20 देशों में सबसे अधिक होगी। कर सुधार और मौद्रिक सहजता के चलते देश पूंजी आकर्षित करता रहेगा और विदेशी पूंजी निकासी के प्रभाव को आसानी से संभाल सकेगा। मूडीज रेटिंग ने उभरते बाजारों पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमेरिकी नीतिगत अनिश्चितताओं से पूंजी निकासी का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन भारत और ब्राजील जैसी अर्थव्यवस्थाएं अपनी घरेलू मजबूती, बड़े पूंजी बाजार, विश्वसनीय नीतियों और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार के कारण वैश्विक पूंजी को बनाए रखने में सक्षम रहेगी। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर कुछ धीमी हो सकती है, लेकिन मजबूत बनी रहेगी। चीन में निवेश और निर्यात प्रमुख कारक बने हुए हैं, जबकि भारत में महंगाई 2025-26 में घटकर 4.5% होने की संभावना है। पंजाब किंग्स की धमाकेदार जीत, लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हराया। ऋषभ पंत बोले, हमारी टीम 20-25 रन पीछे रह गई। पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हराकर सत्र की लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इकाना स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में लखनऊ की टीम घर में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी, जिससे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद कप्तान ऋषभ पंत ने स्वीकार किया कि उनकी टीम 20-25 रन कम बना सकी। पंत ने कहा, यह हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था। शुरुआती विकेट खोने के बड़ा स्कोर बनाना मुश्किल हो गया। हम परिस्थितियों का आकलन कर रहे हैं और इससे सीखेंगे। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 171 रन बनाए। पंजाब ने 16.2 ओवर में 177 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। यह चौथा मौका है जब पंजाब ने सत्र की शुरुआत में लगातार 2 मुकाबले जीते हैं। इस जीत के साथ टीम 4 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। देश में 13,056 वर्ग किलोमीटर वन भूमि पर अतिक्रमण, नौ दिल्ली के बराबर क्षेत्र कब्जे में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 5,460.9 वर्ग किलोमीटर वन भूमि पर अवैध कब्जा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13,056 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया है। यह क्षेत्र नौ दिल्ली के कुल क्षेत्रफल के बराबर है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2024 तक कुल 13,05,668.1 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण के अधीन थी, जबकि 10 राज्यों ने अभी आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 5,460.9 वर्ग किलोमीटर, असम में 3,620.9 वर्ग किलोमीटर और कर्नाटक में 863.8 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र पर अतिक्रमण है। उत्तर प्रदेश में 265 वर्ग किलोमीटर, झारखंड में 200.40 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में 168.91 वर्ग किलोमीटर वन भूमि अतिक्रमण की चपेट में है। अब तक 409.77 वर्ग किलोमीटर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत 10 राज्यों ने अब तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। अब तक ले बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। अब तक ले नमस्कार और देखते रहिए
आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।